प्रायिकता के बारे में बताया था, कुछ लोग नहीं थे उनको बता देते हैं क्या होते हैं। ए और बी दो घटनाएं हैं, एक प्रतिदर्श समष्टि से संबंधित। ये प्रायिकता है ए के घटित होने की जब बी घटित हो चुका हो। ए गिवन बी, ए की प्रायिकता जब बी घटित हो चुका हो। प्रतिबंधी प्रायिकता मतलब इसमें एक प्रतिबंध है, बी के घटित होने के बाद ए के घटने की प्रायिकता की संभावना को बताता है ये। ठीक, इसमें हमने सूत्र बताए थे, कल फॉर्मूले बताए थे। इसमें ये बराबर होता है प्रायिकता ए और बी की अपॉन बी की प्रायिकता, ए एंड बी की प्रायिकता अपॉन इसकी प्रायिकता, ये सूत्र था। इसके बाद हमने जो बताया था, मैं सब जो थ्योरी बताई थी आज उनको काम में लूंगा, तो जिनको पता नहीं है मैं उनको बस ध्यान रखें। इसमें दूसरी चीज, इसमें अगर ए और बी यहां से देखेंगे, प्रायिकता ए व बी की होगी ए की प्रायिकता इंटू बी की प्रायिकता जब ए घटित हो चुका हो। ये सूत्र यहीं से मिलता है और मैंने थोड़ा सा बताया था कि इसको हम इस प्रकार, अगर हम बी गिवन ए को लिखें, बी की प्रायिकता जब ए दिया, ए घटित हो चुका हो, ये होगी बी एंड ए अपॉन इसकी प्रायिकता। ये दोनों पक्षों को इससे गुणा करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ए की इंटू बी की गिवन ए, ये आ गया। और दाईं तरफ जो है प्रायिकता बी व ओ की, बी इंटरसेक्शन ए, बी इंटरसेक्शन ए, ए इंटरसेक्शन के ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होता है, ये लिख दिया। तो इसी से हमारे पास में ये सूत्र, ये प्रायिकता का गुणन का नियम है। ए और बी की प्रायिकता निकालनी है, इस गुणन नियम से मिलती है। ए व बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। यदि ए व बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, स्वतंत्र का मतलब पहले बता चुके थे हम, इसमें ए के घटित होने या नहीं होने का प्रभाव बी के घटित होने या न होने पर पड़े तो ए और बी स्वतंत्र। ये तो खैर हमने एक अपने हिसाब से सोचा था, बाकी गणितीय रूप अगर देंगे इसे तो ये इस प्रकार होगा। यदि स्वतंत्र घटनाएं हैं तो अगर स्वतंत्र घटनाएं होंगी तो ए की बी की प्रायिकता जब ए घटित हो चुका हो बी की प्रायिकता के बराबर ही होगा, क्योंकि ए के घटित होने या न होने का प्रभाव ए बी पर नहीं पड़ना चाहिए, तो ये बी की ही प्रायिकता के बराबर होना चाहिए। ठीक है, बी की प्रायिकता जब ए घटित हो चुका हो, क्योंकि ए और बी स्वतंत्र है इसलिए इसका प्रभाव इस पे नहीं होगा, ये इसके बराबर। तो इस हिसाब से देखते हैं तो ये सूत्र इस गुणन के प्रायिकता के गुणन नियम से ये बनता है। ये है स्वतंत्र घटनाओं के लिए। कोई भी दो घटनाओं के लिए तो यही चीज काम में लेनी है, यही याद आना चाहिए। लेकिन ये पद लिखते वक्त एक बार को सोच लीजिए कहीं ए व बी स्वतंत्र घटनाएं तो नहीं है। अगर स्वतंत्र है इस प्रकार लिखिए, नहीं तो ऐसे लिखेंगे। ठीक है, दो घटनाओं को अंत में मैंने बताया था कि दो घटनाओं को अगर स्वतंत्र सिद्ध करना है तो हम ये निकालेंगे और ये अगर इसके बराबर आता है तो हम कहेंगे घटनाएं स्वतंत्र हैं, अन्यथा आश्रित होंगी वो। ठीक, अगर डिसजॉइंट है, मान लीजिए ए व बी जो है अपवर्जी घटनाएं हैं, ये भी लिया था हमने, ए व बी अपवर्जी घटनाएं, तो ए की प्रायिकता जब बी घटित हो चुका हो 0 होगी। ठीक है ना, ए की, क्योंकि बी घटित हो चुका है तो ए तो घटित होगा नहीं अपवर्जी होने की वजह से, तो ए की प्रायिकता जब ये दे रखा है तो इसके बराबर होगी। तो ये वाला पार्ट हमने कल किया था। साथ में अब इसमें एक शुरू में हमने एक सूत्र सिद्ध किया था
ए की प्रायिकता प्लस ए नहीं की प्रायिकता 1 के बराबर होती है, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, शर्त चाहे प्रतिबंध चाहे जो भी हो, ए या तो घटित होगा या नहीं होगा, दोनों में से कोई एक ही बात होगी, इसलिए इन दोनों की प्रायिकता का योग 1 के बराबर होना चाहिए। तो मैं इसे ही जनरलाइज करके लिखूंगा, ए की प्रायिकता एफ एक दूसरी घटना है, ए की प्रायिकता जब एफ घटित हो चुका हो प्लस नहीं ए की प्रायिकता जब एफ घटित हो चुका हो, ये भी 1 होगी, 1 के बराबर होगी। देखिए ये प्रतिबंध एफ घटित हो चुका है, ए या तो घटित होगा या नहीं होगा, इसलिए घटित नहीं होने की प्रायिकता का योग 1 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसे अगर हमें सिद्ध करना हो मान लो कभी, तो कैसे करना चाहिए, हमें कैसे करना चाहिए? ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मैंने प्रतिबंधी प्रायिकता शुरू में रिजल्ट लिखा था, ये इसके बराबर कुछ इसी प्रकार करके और करते हैं। मैं सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूं कि कभी अगर देखना हो थियोरेटिकली इस चीजों को, तो फिर सीधे सूत्र ही काम में लेते हैं। तो ये तो हो गया। फिर अंत, उसके बाद में मैं जो परिभाषित कर रहा था, जहां पर मैंने छोड़ा था वहीं से शुरुआत करते हैं। ए अगर उपघटना है बी की, ए बी की उपघटना है, ए और बी समुच्चय है तो ए बी का उपसमुच्चय हो जाएगा, उपघटना। तो ए की प्रायिकता बी की प्रायिकता से कम या बराबर होगी। देख लीजिए, उसमें मैंने यही इसमें लॉजिक दी थी, तर्क दिया था कि ए में जितने भी अवयव हैं वो बी में तो होंगे, यानी ए जो संभावित परिणामों का समुच्चय है, तो वो सारे के सारे इसमें होंगे। जो घटित होने का कंसेप्ट है हमारा ये, कि परीक्षण का परिणाम अगर इसमें हो तो ये घटित होगा, अगर परीक्षण का परिणाम इसमें है तो वो इसमें अवश्य होगा, इसमें होगा तो बी भी घटित होगा, यानी ए घटित होगा तो बी भी घटित होगा ही। ठीक है, तो इसकी प्रायिकता, अब बी घटित हो तो ये आवश्यक नहीं है कि ए घटित हो, तो ए की प्रायिकता जो है बी की प्रायिकता से कम या बराबर होगी। ठीक है, ये समझ में आता। और इसी के आधार पर हमने ये दो बातें लिखी थी, ए इंटरसेक्शन बी उपसमुच्चय है ए का, ठीक है ना, इसमें ए और बी के कॉमन है, तो ए के कुछ एलिमेंट रह भी सकते हैं इसमें, तो ये और ये सारे इस ए में होंगे इसके अवयव, तो ये इसका उपसमुच्चय, समुच्चय के हिसाब से ये इसकी उपघटना हो गई, घटना के हिसाब से। इसी प्रकार ए इंटरसेक्शन बी उपसमुच्चय है बी का, सो अब ये ए और बी हमारे पास में घटना है, तो इसकी प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता लेस देन और इक्वल टू ए की प्रायिकता। इसी प्रकार यहां से लेस देन इक्वल्स टू बी की प्रायिकता। ये इससे कम या इसके बराबर, इससे कम या इसके बराबर, इन दोनों में से जो न्यूनतम है उससे या तो ये कम होगा या उसके बराबर होगा। ठीक है, सो इन दोनों को एक ही में इकट्ठा कर लेते हैं और रिजल्ट हमारे पास में बनता है ए और बी की प्रायिकता लेस देन और इक्वल टू न्यूनतम, मिनिमम, चाहे तो ये न्यूनतम लिख लीजिए, पीए और पीबी में। ठीक, मैंने उदाहरण बताया था कि ये ले लेते हैं, इनमें से एक पीए और एक पीबी ले लेते हैं, एक पीए ले लिया, एक पीबी ले लिया, और ये दोनों बराबर भी हो सकते हैं, और ये वाली चीज मान लीजिए यहां है या इसके बराबर हो गई, तो इन दोनों में से जो न्यूनतम है उससे तो कम, ये जब दोनों से कम है तो इनमें से जो न्यूनतम है उससे कम, ये दोनों बराबर है तो बराबर भी हो सकता है, तो ये एक रिजल्ट आ गया। इसी प्रकार एक दूसरा रिजल्ट हम लोग, ए उपसमुच्चय है ए यूनियन बी का, ठीक है, इसी तरह से बी उपसमुच्चय है ए यूनियन बी का,
ए और बी दो घटनाएं हैं, तो ए की प्रायिकता लेस देन और इक्वल टू ए यूनियन बी की प्रायिकता, इसी तरह से बी की प्रायिकता लेस देन इक्वल्स टू ए यूनियन बी की प्रायिकता, ए या बी की प्रायिकता, ए या बी पढ़ लीजिए या ए यूनियन बी पढ़ लीजिए, ठीक है। अब यहां से देखें हम, ये इन दोनों से बड़ा है या बराबर, तो इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा, महत्तम होगा, अधिकतम होगा, उससे बड़ा होगा ये इससे बड़ा है ना, मतलब ये इसमें, तो इसकी प्रायिकता से कम या बराबर। अब ये इसको देखिए, ये जो है इन दोनों से बड़ा है या बराबर, तो ये इन दोनों में से जो अधिकतम होगा उससे तो बड़ा या उसके बराबर होगा, ठीक है। तो यहां पर इससे संबंधित हमारा ये रिजल्ट हो गया। प्रोबेबिलिटी ए या बी की ग्रेटर देन इक्वल टू अधिकतम या मैक्सिमम कह लेते हैं, इन दोनों में से जो भी है उसका एक समुच्चय, समुच्चय में जो भी अवयव सबसे बड़ा है वो आएगा। यहाँ पर मैं बाउंड्स की बात करूंगा, इसका मान इससे कभी भी कम नहीं हो सकता, इसी तरह से इसका मान कभी भी इससे अधिक नहीं हो सकता, ठीक है। या यूं कहे कि इसका मान इन दोनों में से किसी से भी अधिक नहीं होगा, इसका मान इन दोनों में से किसी से भी कम नहीं होगा, कम नहीं, इन दोनों में से किसी से भी कम नहीं होगा इसका मान, ठीक। बस इसमें तो यहाँ तक ही है। मैं आगे अब थोड़ा सा, वैसे तो बहुत सारी चीजें मैं कल भी बताऊंगा, आज बेस थ्योरम मैं पूरा करना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले मान लीजिए एक बार क्वेश्चन जो है वो कई बार आ चुका है, मैंने देखा उसको, आईआईटी में भी आ चुका था, AIEEE में भी आ चुका था, उससे लेने की कोशिश करता हूं मैं। M और N दो घटनाएं हैं, कम से कम एक घटना के घटित होने की प्रायिकता के बारे में कुछ कहना है मैं, ठीक है। कम से कम एक, तो उसे गणितीय रूप में किस प्रकार लिखेंगे? कम से कम एक घटना, कम से कम एक को तो या केवल एक ले लेते हैं, चलिए मैं MN दो घटनाएं हैं ये, कम से कम एक घटना की प्रायिकता चाहिए हमें। मैं दोनों का लिखने का तरीका बता दूंगा कैसे लिखेंगे, और केवल एक घटना, एक घटना, एक व केवल एक घटना की प्रायिकता, तो इसे किस प्रकार लिखा जाए? कम से कम एक घटना, दोनों में से कोई नहीं का पूरक, ऐसे भी कह सकते हैं, नहीं? चलिए, या ये है कम से कम एक घटना, ऐसे लिखेंगे। M या N या दोनों, है ना? कम से कम एक घटना तो यही हो गई ना इन दोनों से, M या N या दोनों, ये इसमें आ गया। इसे सिर्फ एक लिखना है, क्या? M व N बार, या मैं जैसे ही या लिखूंगा ये, और ठीक, M और N नहीं, ठीक है, या M नहीं और N, ये हमारे पास केवल एक हो गई, ठीक है।
इसमें एक चीज और भी आ सकती है, 1 माइनस, दोनों में से कोई भी नहीं, ठीक है ना। 1 माइनस, इसका पूरक क्या होगा, कम से कम एक घटना का पूरक, दोनों में से कोई भी नहीं, तो दोनों में से कोई भी नहीं, कोई भी नहीं में कैसे लिखे, कोई भी नहीं, न तो m और न ही n, ठीक है। 1 माइनस, दोनों में से कोई भी नहीं, वो कॉम्प्लीमेंट हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है, a प्लस नहीं a की प्रायिकता एक होती है, तो एक नहीं, ये a नहीं, तो 1 तो यहां पर जैसे हमें चाहिए ये, तो 1 माइनस इसका पूरक, 1 माइनस इसका पूरक की प्रायिकता, इसका पूरक कम से कम एक, मतलब दोनों में से कोई भी नहीं, न तो m और न तो n, ठीक। हालांकि ये दोनों बराबर हैं अगर डी मॉर्गन्स लॉ, कल मैंने बताया था डी मॉर्गन लॉ, ठीक है, याद होगा इसमें। तो अगर हम, जैसे मैं इसको इसके बराबर करके बता देता हूं, इसमें 1 माइनस ये होगा m यूनियन n का पूरक, ये इसके बराबर, डी मॉर्गन्स लॉ के हिसाब से ये होना चाहिए। और ये 1 माइनस ये किसके बराबर होगा, ये अब हमारा a है और ये a नहीं है, तो 1 माइनस a नहीं, ठीक। इसके यहां तो ठीक है, चल जाता है, दोनों में से कोई भी काम में ले लो, लेकिन ये वाला चीज कम से कम एक घटना में हम 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ उनमें से कोई भी नहीं, ये काम में ले तो ज्यादा अच्छा रहता है। उसमें केवल एक घटना घटित होने की प्रायिकता, तो केवल एक घटना इन दोनों में से, m और n नहीं, या फिर m नहीं और n, एक एग्जैक्टली एक हो गई ना, दोनों में से एक, केवल एक, ठीक। जो आईटी का जो क्वेश्चन है वो केवल एक घटना पर आधारित है, तो इसके 3, एक उत्तर तो ये होगा, मतलब 4 ऑप्शंस थे, 3 ऑप्शंस करेक्ट थे, उसमें से 3 में से जैसे एक ऑप्शन तो यही हो गया हमारा, और दूसरा हम ये देखेंगे तो तीसरा एग्जाम, तो तीसरा एक्सियम था, तीसरा अभिघृतीय कहलाएगा वो, उसके हिसाब से ये दोनों तो हमारे क्या है, परस्पर अपवर्जीय, अगर ये घटित होती है घटना तो ये नहीं होगी, ये होगी तो ये नहीं होगी, तो परस्पर अपवर्जीय, तो तीसरी अभिघृति के हिसाब से ये होगा प्रोबेबिलिटी m n नॉट n प्लस तीसरा जो पद होता है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ इन दोनों का इंटरसेक्शन, वो नहीं आएगा क्योंकि वो 0 होगा, तो एक ऑप्शन हमारा ये हो गया। और उसके बाद इससे हम 2 रिजल्ट और निकालेंगे, ये जो है उसे 2 रिजल्ट और, कल ही मैंने बताया था एक रिजल्ट, क्या था वो, a n b बार, ये थे इसकी प्रोबेबिलिटी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a एंड a व b की, a व b की, ये रिजल्ट काफी काम का रिजल्ट है, उसे काम में ले लेते हैं हम। तो अगर ये यहाँ काम में लेते हैं तो ये आएगा प्रोबेबिलिटी m की माइनस प्रोबेबिलिटी m n, इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका पूरक n ही होगा, ठीक, प्लस इसको अभी रहने देते हैं, प्लस अब इसको लिखते हैं, इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी किसकी, n इंटरसेक्शन m बार, उल्टा करके क्रम विनिमयता तो होती ही है इसमें, ठीक। तो अब उस हिसाब से देखते हैं, तो इसको मैंने, इस चीज को मैंने लिखा n इंटरसेक्शन m बार, और ये वाला सूत्र काम में ले लिया, तो ये आएगा प्रोबेबिलिटी इसकी, प्रोबेबिलिटी इसकी माइनस प्रोबेबिलिटी n एंड इसका पूरक, इसका कॉम्प्लीमेंट m, तो ये और ये दोनों जुड़ गए
और ये एक साथ लिख लिया, तो यानी ये होगा m की प्रोबेबिलिटी प्लस n की माइनस, ये दोनों तो समान है क्रम विनिमयता के अनुसार, ट्वाइस इसी प्रकार अगर हम इसको लिखते, जैसे हमने इसको ऐसे लिखा है, इसी प्रकार इसको लिखते तो लिखते प्रोबेबिलिटी इसकी माइनस प्रोबेबिलिटी इसकी इंटरसेक्शन इसका पूरक जो m बार होता, और यहाँ लिखते इसकी प्रोबेबिलिटी माइनस प्रोबेबिलिटी m बार इंटरसेक्शन इसका पूरक मतलब n बार। तो इसी प्रकार हमारे पास रिजल्ट आता probability of m bar plus probability of n bar minus 2 probability of ये। सो बहुत सारे उत्तर थे उसमें, एक ये भी था एक ये भी था। अब मैं थोड़ा सा प्रतिदर्श समष्टि के विभाजन की बात कर लेता हूँ इसमें, ताकि बेस थ्योरम तक पहुंच पाए हम। क्या? अच्छा, वो एक्चुअली मैंने एक प्रश्न 4 किया था। चलिए मैं आ जाता हूँ। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, पूछता है तुमने, मैंने ही प्रश्न पूछा था सबसे और उत्तर भी बताया था साथ में, थ्योरेटिकली भी ले लेता हूँ। 52 पत्तों की एक ताश की गड्डी है, ठीक। पहला व्यक्ति, चलो मैं राम और श्याम ले लेते हैं। राम एक पत्ता खींचता है और श्याम भी एक पत्ता खींचता है। पत्ते नहीं पता है हमें नहीं पता है पहले, ठीक है। तो पहला है ना राम खींचेगा, फिर उसके बाद, ठीक है, इसके बाद जो है, इसके बाद की बात करते हैं, ठीक। हमें चाहिए प्रायिकता के शाम का पत्ता इक्का है, ये निकालना है। और मैंने ये बताया था, अब जब पत्ते नहीं पता है हमें, अब राम ने क्या खींचा है, राम को क्या मिला है पत्ता खींचने पर, पता नहीं है हमें। अगर पता होता तो हम बता देते। मान लो राम के पास इक्का होता तो इसका उत्तर क्या होता? 3/51, क्योंकि एक इक्का कम हो गया, एक ताश का पत्ता कम हो गया, 51 पत्ते बचे, 3 इक्के हैं उसमें, 3/51। यदि हमें ये पता होता कि राम के, तो ये प्रतिबंधी प्रायिकता हुई। राम ने इक्का खींचा तो श्याम इक्का खींचे, इसकी क्या प्रायिकता? यही तो होगा ना। और राम अगर इक्का नहीं खींचता है तो श्याम इक्का खींचे, इसकी क्या प्रायिकता होगी? 4/51। तो ये प्रतिबंधी प्रायिकता आ गई। हमें तो पता नहीं, अब देखना है तो अब दोनों केसेस, दोनों स्थितियां हमें देखनी होंगी कि राम के पास इक्का आए तो क्या होगा, नहीं आए तो क्या होगा, इस तरह से। तो अगर हम थियोरेटिकली चलते हैं तो 2 घटनाएं हम लोग परिभाषित करेंगे। एक घटना, राम इक्का खींचता है, ठीक है, और बी, राम इक्का नहीं खींचता है। तो ये तो चीज है, या तो इक्का उसको मिले जब पत्ता खींचा, या तो वो इक्का होगा या इक्का नहीं होगा, दोनों में से एक कोई बात होगी, ठीक। और बी हमने ये ले लिया। अब हमें चाहिए क्या? शाम का है, तो शाम का मैं एस लिख देता हूं इसमें। यहां एक काम करें, इसको नॉट लिख लें। चलिए मैं A1 A2 लिख लेता हूं। मैं तो इसका पूरक भी कह सकता हूं क्योंकि इक्का नहीं है,
इक्का है या इक्का नहीं, एक दूसरे के पूरा कहेंगे। तो ए बार भी कह सकते थे, मैंने अब A1 A2 कह दिया। चलिए बी श्याम का पत्ता इक्का है, ठीक है। हमें क्या चाहिए, बी की प्रायिकता चाहिए, हमें यही चाहिए ना, बी की प्रायिकता, श्याम का पत्ता इक्का। अब हमारे पास में दो केसेस आ जाते हैं इसमें। राम ने इक्का खींचा, क्योंकि राम पहले पत्ता खींचता है, तो राम ने एक पत्ता खींचा, वो इक्का है, और श्याम का पत्ता भी इक्का है। या राम का पत्ता इक्का नहीं है और श्याम का पत्ता इक्का, यही तो मतलब हुआ इसका। तो A1 व B, या राम का पत्ता इक्का है, भाषा अपने अनुसार बदल सकते हैं। एक बार परिभाषित कर दी घटनाएं हमने, ये घटनाओं का वर्णन है, गणितीय रूप, मतलब हमने सिंबल सांकेतिक रूप में इन घटनाओं को लिखा है, ठीक है। तो राम का, और ये भाषा अपने हिसाब से या जो भी है, तो राम का पत्ता इक्का व श्याम का, या राम ने इक्का नहीं खींचा और श्याम का पत्ता इक्का है, यही तो चाहिए हमें, यही होगा। ये दोनों घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं, इसकी प्रायिकता प्लस इसकी प्रायिकता, तो ये होगा A1 एंड B प्लस प्रोबेबिलिटी इसकी। हमने फॉर्मूला पढ़ा है, उसके अनुसार इसे लिख लें। अब इसकी प्रायिकता A1 इंटू B की प्रायिकता जब A1 घटित हो चुका हो, इसकी प्रायिकता इंटू इसकी प्रायिकता जब ये घटित हो चुका हो, प्लस, अब इसे लिख लें, चलिए इसे लिखते हैं, A2 की प्रायिकता इंटू B की प्रायिकता जब ये घटित हो चुका हो, ये A1 की प्रायिकता, राम इक्का खींचता है, क्या होगी, 4/4 इक्के 52 पत्ते, पहले तो राम नहीं खींचा है पत्ता, तो 4/52 इंटू B, मतलब श्याम का पत्ता इक्का है जब राम ने, ये घटित हो चुका है, ये घटित होने का मतलब राम ने इक्का खींचा होगा, है ना। जब राम ने इक्का खींचा है तो श्याम इक्का खींचे, उसकी प्रायिकता क्या होगी, 3/51, ठीक है। चलिए अब इसको लिखते हैं, A2 श्याम का पत्ता इक्का नहीं है, प्रायिकता कितनी होगी, 4 इक्के निकाल दो, 48 में से, मतलब ये 48 जो पत्ते हैं उसमें इक्के नहीं है, राम का पत्ता इक्का नहीं है, उसकी प्रायिकता 48/52। श्याम का पत्ता इक्का है, ये घटित हो चुका, जब ये घटित हो चुका, राम के पास इक्का नहीं है ना, इक्का नहीं है, तो राम के पास, तो इसका मतलब जो हमारे पास गड्डी 51 पत्ते बचे हैं उसमें 4 इक्के हैं। जब राम ने इक्का नहीं खींचा है इसमें, तो 4 इक्के तो बचे हुए हैं 51 में से, तो इक्का आने की प्रायिकता यह आ गई। अब इन दोनों को हल कर लेते हैं, कितना आता है ये, चलिए इसको सिंप्लीफाई करें। 52 इंटू 51, ये तो एलसीएम आ गया, ठीक है, 4 कॉमन आ गया इसमें से, इन दोनों में ये एलसीएम 4 कॉमन, 3 + 48, 3 + 48, तो ये 51 और ये 51 कट गए, 4/52, 1/13। अब ये इतना सारा कुछ किया है, मैंने तो कल उत्तर एकदम से बता दिया था,
मैं भी आता हूं उस पर। मैं तो भूल ही गया था कि ये मैंने प्रश्न पूछा था। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आ जाए तो करना मुश्किल हो जाएगा ना, तो बहुत कितनी बड़ी कैलकुलेशन हो गई। ठीक, चलिए अब आते हैं वापस। राम ने जो पत्ता खींचा है वो किसी को बताया नहीं है। ठीक, अब श्याम ने खींचा तो श्याम, यूं मान ले कि एक गड्डी है, उसमें से हम 2 पत्ते खींच रहे हैं। पहला खींचा फिर दूसरा खींचा, दूसरा ही तो खींचा। श्याम ने दूसरा पत्ता है, मतलब दूसरा पत्ता हमने किसी ने भी खींचा हो, खींचा है दूसरा। अब जो 52 पत्ते हैं हमारे पास में, उनमें से सभी के बराबर के चांसेस होंगे दूसरे पत्ते दूसरी बार आने के, मतलब दूसरी बार आने के मतलब कि दूसरे पत्ते की तरह खींचे जाने की संभावना सभी पत्तों की है। भाई यादृच्छिक परीक्षण ही तो है, हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट है। पहला खींच रहे कोई सा भी पत्ता निकल सकता है, दूसरा पत्ता खींचते हैं तो दूसरी प्लेस पर, दूसरी स्थिति पर कोई सा भी पत्ता खींचा जा सकता है। ठीक है ना, कोई सा भी आ सकता है ना। तो 52 हमारे पास पत्ते, 52 में से कोई, भले ही हमारे पास उस वक्त 51 पत्ते बचे हैं कार्ड में, लेकिन दूसरे कार्ड की तरह ड्रॉ होने का चांस तो सभी पत्तों को मिल सकता है, क्योंकि पहला भी रैंडम था, दूसरा भी रैंडम था। तो अगर हम इसको देखते हैं कि सभी कार्ड्स के, सभी पत्तों के बराबर की चांसेस हैं दूसरे पत्ते की तरह खींचे जाने के, तो दूसरा पत्ता इक्का हो, इसकी प्रायिकता क्या होगी? क्योंकि 4 हमारे पास इक्के हैं 52 में से, तो 4/52 प्रायिकता हो गई दूसरा पत्ता इक्का खींचे जाने की। और अगर पहला पत्ता बता दिया तो प्रतिबंधी प्रायिकता आ गई, बस फिर तो उस हिसाब से लिखेंगे। ठीक, अब मैं ये कहता हूं, ये अब अपन एक काम करते हैं कि कार्ड को हम रिशफल करते हैं, इसमें है ना, गड्डी फेंकते हैं ना, ताश फेंकते हैं, नीचे है ना एक पत्ता गिरा है, कौन सा हमें नहीं दिखाई पड़ रहा क्योंकि वो उल्टा गिरा है। ठीक है, उल्टा गिरा। अब हमारे हाथ में तो 51 पत्ते हैं, इसमें से हम एक पत्ता खींचते हैं, वो पत्ता इक्का हो, इसकी क्या प्रायिकता होगी? 4/52, 4/51। पत्ते हमारे हाथ में एक है, जो नीचे गिर गया हमसे, हम ये मान लेते हैं कि वो पत्ता हमने खींच लिया था। ठीक है, कोई सा भी पत्ता नीचे गिर सकता है, जरूरी थोड़ी इक्का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों ही संभावना है ना। तो वो मान लिया कि खींच लिया हमने, अब दूसरा पत्ता हम खींच रहे हैं। तो हर जो हमारे पास 52 पत्ते थे पहले, उसमें से हर एक पत्ते के बराबर के चांसेस हैं दूसरे वो गिरने के बाद जो पत्ता निकलने के। ठीक है, इसलिए इक्का की आने की प्रोबेबिलिटी 4/52 ही होगी। ये तो मैंने बता दिया, एक पत्ता गिर गया। ताश फेंक रहे हैं, हमारे पास पत्ते नीचे गिर गए, हमें पता नहीं कितने पत्ते गिर गए नीचे, कितने भी पत्ते नीचे गिर गए हों, हमारे हाथ में जो बचे उसमें से एक पत्ता खींचते हैं, उसके इक्का होने की क्या प्रायिकता होगी? 4/52, क्योंकि जो नीचे गिर गए मान लो हमने खींच लिए, अब खींच रहे हैं, तो जो 52 पत्ते थे उनमें से हर एक के बराबर के चांस होंगे वो खींचने के। उस पर 4 इक्के हैं उसमें 52 पत्तों में, 4/52। तीन पत्ते चौथा पत्ता भी कहते तो उसको भी 4/52। बिल्कुल बिल्कुल है। अब ऐसे ये नंबर लॉक है इसमें। यूं तो कह दो कि पत्ते फेंक रहे हैं सारे, बोला कोई नहीं, दिखाई नहीं पड़ता, हमारे हाथ में एक पत्ता बचा केवल, अब वो इक्का हो, उसकी प्रायिकता क्या होगी? 4/, क्योंकि हमारे हाथ में 52 पत्तों में से कोई सा भी पत्ता रह सकता है, क्योंकि 4 इक्के हैं और कुल मिलाकर स्थितियां हमारी 52 पत्ते हैं, इसलिए हमारे हाथ में इक्का रहने की प्रायिकता कितनी होगी? 4/52 होगी। ठीक है, अब अगर कोई कहे पहला इक्का और दूसरा इक्का, तो उसमें अंतर हो गया, पहला इक्का दूसरा इक्का, उसमें अंतर है। ठीक है, फिर वो इसी तरह से हम परिभाषित करेंगे, उसे करना है तो जैसे हमने घटनाएं हमने लिख ली ऐसे। ठीक, और उसके बाद ऐसा सूत्र कुछ लगाया हमने, जैसे हमें पहला इक्का दूसरा इक्का चाहिए, तो ए पहला इक्का, बी दूसरा इक्का, प्रायिकता किसकी चाहिए? ए एंड बी की, और ए एंड बी की प्रोबेबिलिटी पहला इक्का दूसरा इक्का
पहला और दूसरा ये, और इसको सूत्र से लिखेंगे इस प्रकार। पहले इक्के की प्रायिकता, दूसरे इक्के की प्रायिकता, जब पहला इक्का हो तो लिख लेंगे। तो इस तरह से परिभाषित करके और सूत्र काम में लीजिएगा, प्रॉब्लम आराम से समझा सकते हो, समझ सकते हो, और याद भी आ जाएगा कि अब कौन सा सूत्र काम में लेना है। ठीक है, अब चूंकि मैंने इतनी चर्चा कर ली है तो एक नंबर लॉक से संबंधित चलिए कल पूछूंगा, उसे मैं अभी थोड़ा थ्योरी पढ़ लूं। ये प्रतिदर्श समष्टि है, उपसमुच्चय हो गए A1, A2, A3, AN, इस तरह से ये विभाजन हमने क्या किया, प्रतिदर्श समष्टि का विभाजन कर लिया। विभाजन जब करते हैं, जैसे ये कमरा है, एक यहाँ पर्दा लगा दिया, एक यहाँ, तो इस तरह से इस कमरे को बहुत सारे भागों में विभाजित कर दिया। दो में से कोई भी पोर्शन कॉमन नहीं होगा, मतलब इंटरसेक्शन उसका 5, और इन सब का यूनियन संग जो लेंगे वो इस कमरे के बराबर। तो यहाँ पर ये जितने भी उपसमुच्चय हैं, यहाँ घटनाएं कह सकते हैं, यहाँ पर इन सब का यूनियन इसके बराबर होगा, और कोई भी दो घटनाएं लें तो परस्पर अपवर्जी होंगी है। ठीक है, तो ये विभाजन है। मैं प्रतिदर्श समष्टि का विभाजन, यदि A1 यूनियन A2 यूनियन S के बराबर, AI इंटरसेक्शन AJ फाई के बराबर, जब I और J बराबर नहीं है, वह प्रायिकता इसकी ग्रेटर देन 0। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ पे रिक्त समुच्चय हो जाए, वो नहीं, कम से कम एक एक बिंदु तो हर एक में है ये। तो अगर ऐसा हो तो इन घटनाओं को A1 A2, अब घटा है ना, तो A1 A2 AN घटनाएं प्रतिदर्श समष्टि S का समष्टि S का विभाजन करती हैं। या का एक विभाजन है, यूं कहते हैं हम, ज्यादा ठीक रहेगा, का एक विभाजन है। विभाजन तो कई तरीके से हो सकता है, जैसे S अगर हमने ले लिया उदाहरण के रूप में, पासे को फेंकने से संबंधित है ये। ठीक, इसके विभाजन की बात करें हम, S का विभाजन, तो A1, मैं A1 A2 नहीं ले लेता, 1 2 3, एक विभाजन तो ये हो गया, इनका यूनियन S के बराबर, कॉमन कोई नहीं, हर एक किसी की भी प्रायिकता 0 नहीं है। इसकी प्रायिकता कितनी है, अगर पासा फेयर हो, अनबायस्ड हो, तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी, 3/6, इसकी प्रायिकता 3/6। एक विभाजन ये हो गया, एक विभाजन ये ले लेते हैं, 1 2 3 4, ये एक विभाजन हो गया। मतलब प्रतिदर्श समष्टि का विभाजन कई प्रकार से हो सकता है, ये नहीं, इसलिए हमने यहाँ कहा है कि ये प्रतिदर्श समष्टि का एक विभाजन है। ठीक है, कई तरीके से हो सकता है। मान लीजिए A एक कोई समुच्चय है, या एक घटना हो गई, ठीक, कोई एक घटना है, इसमें कुछ संभावित परिणाम होंगे, कुछ प्रतिदर्श बिंदु होंगे। जैसे यहाँ पर मैं A ये लेना चाहूंगा, मान लीजिए A ले लिया हमने 3 5, ये ठीक। अब विभाजन
प्रतिदर्श समष्टि का चाहे ये हो, इसे देखेंगे तो इसके कुछ बिंदु इसमें होंगे, कुछ इसमें होंगे, हो सकता नहीं हो, वो एक अलग बात है। अगर ये विभाजन है प्रतिदर्श समष्टि का तो इसके कुछ बिंदु इसमें, कुछ बिंदु इसमें, कुछ इसमें, या नहीं हो। तो हम ए को अब अगर हमारे पास में एक विभाजन दिया हुआ किस प्रकार लिख पाएंगे? ए को अगर लिखना हो तो हमें किस प्रकार लिखेंगे? हम क्या करते हैं, ये इनमें तो कॉमन कुछ नहीं है ना ये, तो सबसे पहले A1 और E में जो कॉमन एलिमेंट है वो ले लिए, A2 और E में कॉमन है वो लिए, यूनियन करते जाते हैं, ठीक है, यूनियन, और EN व E में कॉमन ले लिए। देख ली, A के जो एलिमेंट A1 में है यहाँ आ गए, जो A2 में है वो यहाँ आ गए, A3 में, A4 में, AN में जो है उन सब का यूनियन लिया तो क्या होगा? A ही होगा, ठीक है ना। तो ये A के बराबर हो गया। अब चूंकि ये हमारे पास में ये परस्पर अपवर्जी है, युग्मतः है, परस्पर अपवर्जी है, तो ये और ये अपवर्जी हो जाएंगे क्योंकि A1 और A के कॉमन है, यहाँ A2 और A के कॉमन है, A1 A2 में कोई भी कॉमन नहीं है, तो इन दोनों में कोई भी कॉमन बिंदु नहीं होगा, तो ये घटनाएं परस्पर अपवर्जी हो गई। तो ये n घटनाएं ले लें, ये इस तरह से, तो युग्मतः है, परस्पर अपवर्जी होंगी। तो जो हमारा तीसरा एग्जाम, तीसरी जो अभिकृति थी उसके अनुसार क्या होना चाहिए? उसके अनुसार ये यहाँ होना चाहिए। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसकी अब आवश्यकता नहीं है हमें। यहां से इसकी प्रोबेबिलिटी प्लस इसकी प्रोबेबिलिटी, तीसरा एग्जाम प्लस इस तरह से, तो ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 एंड A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 एंड A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ AN एंड A। ये हो गया, राइट। अब हम क्या करते हैं, इसमें सूत्र जो हमें पता है वो काम में ले लिया, प्रोबेबिलिटी A1 की इंटू प्रोबेबिलिटी A की जब A1 घटित हो चुका हो, प्लस इसी तरह से ये A2 की प्रोबेबिलिटी इंटू A की जब ये घटित हो चुका हो, एंड सो ऑन। अंत में ये इसके सम कॉरेस्पॉन्डिंग लिख लेंगे, ठीक। इसे सिग्मा नोटेशन में लिखते हैं तो ऐसे सिग्मा प्रोबेबिलिटी या AI की इंटू A की प्रोबेबिलिटी जब AI घटित हो चुका हो, I 1 से लेके N तक, ठीक। इस रिजल्ट का नाम है संपूर्ण प्रायिकता। अब मैं इसको मिटा दूं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा थोड़ा सा। संपूर्ण प्रायिकता का नियम, ठीक, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। इस पर आधारित उदाहरण हम लोग कल मतलब नेक्स्ट टर्न पर लेंगे, ठीक है।